धीरे 25 साल तक मिली जुली सरकारों के बाद 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पूरे 5 साल तक काम करने के बाद इस देश की 130 करोड़ आबादी में जब दोबारा से 2019 का चुनाव हुआ तो पहली दफा लोगों ने इतना भारी जन समर्थन दिया। इससे पहले चाहे किसी चुनाव में 400 से भी ज्यादा सीटें किसी दूसरी पार्टी को मिली हों, लेकिन इस चुनाव में जो कैंडिडेट्स के मार्जिन थे वो बहुत बड़े मार्जिन से लोगों ने वोट दिया। और इस चुनाव को आप देखोगे तो अकेले मोदी जी की वजह से, जिनके ऊपर देश ने विश्वास किया, क्योंकि मोदी जी 24 घंटे में से 18-19 घंटे किस प्रकार काम करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, वापस आते ही फिर मीटिंग ले लेते हैं। केवल वही नहीं, उनके कैबिनेट के भी बहुत से आदमी इसी प्रकार से 18-19 घंटे काम करते हैं निस्वार्थ भावना से। और उसका नतीजा था कि आम वोटर, चाहे वो बुजुर्ग था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा था, जब भी वो बूथ के ऊपर गया, मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक बुढ़िया लुगाई, बुढ़िया महिला जब वो वोट गिरने के लिए गई तो मशीन पर जाकर जब उसने बटन दबाया तो वो उलझ गई उन कर्मचारियों से कि मोदी जी का तो फोटो नहीं है यहाँ। बड़ी मुश्किल से मनाया उसको कि नहीं, ये कमल का बटन पर अगर आप उंगली से दबाओगे तो मोदी जी को ही वोट मिलेगा। इसका मतलब जिन राजनीतिक नेताओं से लगभग जनता का विश्वास उठ चुका था, पहली दफा मोदी जी के आने के बाद देश में दोबारा से राजनीतिक आदमियों पर विश्वास जमा है। क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया पिछले 5 साल में, और अभी अभिभाषण जो माननीय राष्ट्रपति जी का था, और उन्होंने स्पष्ट बताया कि दुनिया में आने वाला समय है वो पानी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसान की है, मजदूर की है, जवान की है, जिस चीज की वजह से हम सुरक्षित हैं, हम पेट भरते हैं। और किसान को चाहिए पानी, किसान को चाहिए फसल का दाम। इसीलिए अभिभाषण के दौरान माननीय राष्ट्रपति जी की चिंता कि हम आने वाले समय में देश की नदियों को कैसे जोड़ें, भरपूर पानी कैसे दें, क्योंकि इस 70 साल के दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना जैसे देश ने भी ब्रह्मपुत्र जैसी नदी को अपनी तरफ मोड़ने का काम किया। चिंता स्वाभाविक थी। आप देखते हैं कि 50-60 साल के दौरान जो बारिशें पहले होती थी, अरब सागर से उठकर जो मानसून की हवाएं सीधी चीरापूंजी से टकराकर और तराई के इलाके में बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब तक जाती थी, आपको भी याद होगा 2-2 महीने तक सामन की झड़ी लगती थी। और इस पिछले 50 साल में वो सामन की झड़ी पता नहीं कहां चली गई। कहीं ना कहीं मानसून ने अपना रुख बदला और दक्षिण पश्चिम मानसून जब इधर से आई तो चीरापूंजी जैसी पहाड़ी क्षेत्र में भी, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती थी, आज वहां भी सूखा हो जाता है। चाहे वो बिहार की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो। और डार्क जोन के अंदर सारे देश के बहुत बड़े ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं। हमने पिछले 60 साल में जमीन के नीचे का पानी भी निकाल लिया। ऊपर से बारिश कम, किसान खेत के लिए पानी, आदमी मीठा अपनी सेहत के लिए पानी या पशुओं के लिए पानी, जिसकी चिंता लगी हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने को। इसीलिए 2014-15 में अब पहली बार प्रधानमंत्री बनते ही शारदा यमुना का समझौता उन्होंने नेपाल में जाके किया। इन नदियों को कैसे जोड़ा जा सकता है, इसलिए फर्स्ट फेज में 99 प्रोजेक्ट हाथ में लिए और बाकी के सेकेंड फेज के लिए कितना पैसा किया। मुझे याद है कि हमारा हरियाणा प्रदेश, जिसमें राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जहां कई बार यमुना का बढ़ा हुआ पानी आ जाता है, दिल्ली को भी खतरा हो जाता है। हमारे मेघवाल जी के पास पिछले दिनों ये महकमा था और मैं बधाई देता हूं मेघवाल जी को भी। 6 प्रदेशों के साथ मिलकर यमुना के ऊपर रेणुका और लखवार डैम का समझौता करवाया और किसाऊ डैम का समझौता भी मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद जिस पर 20,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा, जिसका 90% पैसा जल संसाधन मंत्रालय देगा और बाकी के 6 प्रदेश मात्र 10% पैसा लगाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। उस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद जहां हमारे ये 6 प्रदेश हैं,
दिल्ली में पीने के पानी की भी दिक्कत कई बार मई जून में आ जाती है, वो भी कहीं न कहीं दूर होगी। केवल यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कई बार रिव्यू करते हैं नदी जोड़ने का काम, और आने वाले भविष्य में सबसे जरूरी है कि किसी प्रकार से नदियों को जोड़ा जाए। 80% से ज्यादा पानी जब भी कभी बाढ़ आती है तो समुद्र में गिर जाता है, लेकिन पिछली 50 साल के दौरान जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो इस बात को नंबर 1 पर लेकर नहीं चलना चाहती थी, कहीं न कहीं बचना चाहते थे। हमारे विपक्ष के साथियों ने कुछ कहा कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन शुरू जरूर किए, पूरा एक भी नहीं किया। इसीलिए मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इन प्रोजेक्टों को हाथ में लिया, क्योंकि इसके साथ किसान की समस्या जुड़ी हुई है, और किसान को जो नया दुगना उसकी आमदनी कैसे हो, उसी के लिए जो काम करना शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर एमएसपी, हमारा क्षेत्र तो ज्यादा बाजरा पैदा करता है, कहीं 2000 रुपए प्रति क्विंटल कर देना, चाहे वो सरसों की रेट की बात हो, कपास और गेहूं की बात हो, इन सब का एमएसपी जो बढ़ाया है। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा सा सुझाव जरूर है कि हम एमएसपी के बढ़ाए हुए हर फसल का दाना दाना जरूर खरीदें। इस प्रकार से स्टेट की सरकार को जरूर डायरेक्शन दी जाए। अभी तेलंगाना के साथी ने जिक्र किया तीनों प्रदेशों का, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। मैं मान के चलता हूं, अगर पिछली सरकारें इसी प्रकार का डेवलपमेंट के ऊपर खासकर पानी बचाने में लगी होती तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं पड़ते। आज किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए जिस प्रकार सम्मान पेंशन और किसान को जिस प्रकार से हमने 6000 रुपया प्रति वर्ष प्रति किसान देने की बात की है, बधाई देता हूं तेलंगाना स्टेट को भी। इसी प्रकार की बाकी स्टेटें भी इसी प्रकार की धनराशि प्रति एकड़ मैं ये मान के चलता हूं कि कंडीशनली दें, क्योंकि जिस यूरिया की वजह से हम खेत में डालते हैं आज उसकी वजह से हमने जहर खाना पड़ता है, और उसी जहर की वजह से बहुत सी ऐसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां जिनका इलाज भी नहीं है, पैसा लगाने के बावजूद भी जिंदगी नहीं बचती, किसान का परिवार भी खत्म हो जाता है। अगर उसको कुछ राशि हम प्रति एकड़ उन स्टेट की तरह दूसरी स्टेट भी पैसा देना शुरू कर दें कि वो केवल ऑर्गेनिक खाद ही अपने खेत के अंदर डालेगा, ताकि जमीन की ताकत से पैदा होने वाली फसल हम अच्छी प्रकार से खा सकें, वही दूध पिएं, वही फल फ्रूट और सब्जियां खाएं, तो मैं मान के चलता हूं कि बीमारियों पर पैसा खर्च होने वाला पैसे से भी बचाव होगा, और किसान और सारा 130 करोड़ की जनसंख्या भी जमीन की ताकत का ही खाद्यान्न पदार्थ खाएगी। इसलिए ये मेरा सुझाव भी उन स्टेटों की तरह बाकी स्टेट भी इस मामले को अपने हाथ में लें। साथ में सारे हाउस की सभी पार्टियों से मेरी प्रार्थना, ये पानी का मैटर स्टेट का नहीं होना चाहिए, ये सेंट्रल सब्जेक्ट होना चाहिए, ताकि हर रोज के एक प्रदेश के दूसरे प्रदेश से जो झगड़े हो खत्म हो जाएं। इसी प्रकार से पिछली सरकारों की तुलना में कहने के लिए कितनी बातें दूसरी पार्टियां, यूपीए के लोग या कांग्रेस के लोग करते हो। आपको भी याद होगा जब सौर ऊर्जा के से हम बिजली पैदा करते थे, स्टार्टिंग में 17 रुपए 18 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से एमओयू साइन होते थे कांग्रेस के जमाने में, और मोदी जी के आने के बाद वही सौर ऊर्जा की बिजली मात्र 3 साढ़े 3 रुपए में समझौते हुए हैं। इसीलिए आम आदमी के दिमाग में बात बनी बैठी है कि मोदी जी की सरकार की वजह से ही ये देश विकासशील श्रेणी से निकलकर विकसित देश की श्रेणी में आ सकता है। दूसरा, जो माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख है कि किसान जब अपना गेहूं, चावल, उस अनाज को वेयर हाउस की बजाय एफसीआई जैसी एजेंसियां उसको खरीदती हैं, रखती हैं, किसान के लिए जो विश्वास भंडारण की बात कही गई है और उसमें एफडीआई का भी 100% बात कही है, मैं इस बात का समर्थन करता हुआ एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं, क्यों न हम उस किसान को ही ये कहें कि तू तेरी गेहूं जब निकलता है वो अपने घर में रख रखाव खुद घर में रखे, और जो खर्च आता है एफसीआई का वो 300-400 रुपए प्रति क्विंटल उस किसान को हम पहले दे दें, तो आपका गेहूं खराब भी नहीं होगा, बारिश में भी ठीक रहेगा, किसान की भी आमदनी बढ़ेगी। इसी प्रकार से जहां एमएसपी आपने दूसरी फसलों का किया है, टमाटर, आलू, प्याज, जहां एफडीआई का पैसा आएगा, कहीं ना कहीं उसके लिए आप कारखाने लगाओगे,
तो उन किसानों को भी ये परमिशन मिले, उन किसानों को भी परमिशन मिले